वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो हम शुरू कर रहे हैं मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बहुत केयरफुली सुनना, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन का क्या मतलब है और आपको क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए कि एनालिटिक फंक्शंस से रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट्स है और ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। कोई क्या है? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड है। हमारे पास ये पड़ा कॉम्प्लेक्स प्लेन, है ना। रियल लाइन में सोचना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं हम। मान लेते हैं कि ये किसी भी पॉइंट मान लो ए के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हमें पता चल गई कि ए के ऊपर डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन। उसकी डेफिनेशन भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होगा। अब हम एनालिटिसिटी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एनालिटिसिटी में हम ये बोलते हैं कि ये फंक्शन उस पॉइंट के साथ साथ उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा। एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन उस पॉइंट के साथ साथ उसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये मतलब होता है आपके पास एनालिटिक फंक्शन का कि इफ अ फंक्शन if a function if a function is differentiable is differentiable in neighborhood of a point neighborhood of a point and also at that point and also at that point, ठीक है। that point, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, उसे हम बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट आपके पास पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चलेगा ही चलेगा। आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से एनालिटिक फंक्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें हमने बात की है डिफरेंशिएबिलिटी की, है ना। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, देखो ये कॉन्सेप्ट कैलकुलस में फर्स्ट ईयर में आता है आपके पास, फिर जाके मतलब कैलकुलस के बाद एमएससी में ही आता है ये, ठीक है। रियल एनालिसिस में आता है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है। एक लेमैन टर्म्स में बच्चा क्या बोलते हैं? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बस वो इतना ही बोलेगा, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स आपको ये चीज नहीं करनी कि डिफरेंशिएबिलिटी किसी ने पूछा मतलब थ्योरेटिकल टर्म्स में, मतलब अगर आपको प्लस वन प्लस टू के बच्चे को समझाना है तो सिंपल सी चीज है कि आप सिंपल बोलोगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। और डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होते हैं। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास ए कोमा एफ ऑफ ए था फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पे मान लो आपके पास बी ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच है, ठीक है। तो एक्स में इतना चेंज हुआ ए से ए प्लस एच, फंक्शन में इतना चेंज हुआ एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए प्लस एच तक। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, तो यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, ये आपके पास बचेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज फंक्शन का किसी वेरिएबल के साथ। जैसे जैसे एक्स में चेंज हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन में कितना चेंज होगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज आपको ये डिसाइड करके बताता है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है। अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में लिखूं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखूं,
तो आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे लिखोगे? अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z नॉट। फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z नॉट के ऊपर इफ लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f of z नॉट प्लस h माइनस f of z नॉट डिवाइडेड बाय h इट एग्जिस्ट यूनिकली। अगर ये लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करती है तब हम उसे बोलते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। अदरवाइज एक और फॉर्म होती है इसको लिखने की कि लिमिट z अप्रोचिंग टू z नॉट इट इज f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। चाहे तो ये एक्सप्रेशन लेंगे हम, चाहे ये एक्सप्रेशन लेंगे, इन दोनों में अगर लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया और अपनी नेबरहुड में भी वो डिफरेंशिएबल है तो हम उसे क्या बोलते हैं? तब हम कहते हैं कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है आपके पास, तो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट हुआ है, ये हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट था। यहाँ पे चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ एक और फंक्शन है, एंटायर फंक्शन बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? एंटायर फंक्शन बोलते हैं। एंटायर फंक्शन किसे कहते हैं? अगर कोई फंक्शन पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एनालिटिक हो गया तो वो हम उसे बोलते हैं एंटायर फंक्शन। ध्यान से सुनना, इफ अ फंक्शन इज if a function is analytic if a function is analytic in entire complex plane, in whole complex plane, whole complex plane, whole complex plane, it is called what? entire function। तो उसे क्या बोलते हैं हम? entire function बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड सबसे पहले कोई फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? एंटायर फंक्शन बोलेंगे। एंटायर फंक्शन का एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल होता है, जैसे आपके पास z हो गया, ठीक है, साइन z भी हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सारे एंटायर फंक्शंस हैं। कांस्टेंट फंक्शन ले लो कोई भी, एनी कांस्टेंट फंक्शन आप कंसिडर कर लो, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? एंटायर फंक्शंस है। These all are entire functions। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए एनालिटिक फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की जो लिमिट वाली डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। लिमिट वाली डेफिनेशन के बाद एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन है ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर एक बहुत छोटा सा प्रूफ है, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। जैसे मैंने आपको बोला कि f ऑफ z इक्वल टू 5 है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इट्स डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0 के इक्वल होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है हमारे पास। देखो ऐसे प्रूफ आपको ना ऐसे रट्टा कभी नहीं मारने, मतलब ऐसे प्रूफ आपको बहुत नेचुरली आने चाहिए कि हाँ कैसे डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट फंक्शन का 0 प्रूफ करना है। तो ये तो मतलब ऐसे होता है कि हाँ ये तो है ही है, नेचुरली है ही है, इसमें क्या याद क्या प्रूफ क्या इसका करें। तो प्रूफ इसमें ये होगा कि एफ जेड मान लो सी के इक्वल है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमने डेरिवेटिव कैसे डिफाइन किया है? डेरिवेटिव हमने डिफाइन किया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू f ऑफ z प्लस h के ऊपर भी c रहेगी, f ऑफ z की वैल्यू भी c ही रहेगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? c माइनस सी अपॉन एच दैट इज इक्वल टू 0। तो
हमने किया क्या इसमें, जस्ट डेफिनेशन ही अप्लाई की है, वी हैव जस्ट अप्लाइड द डेफिनेशन। और किसकी, डिफरेंशियबिलिटी की, ये डेफिनेशन आपको पता थी, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, वो जीरो आ गया, खत्म। फिर हमारे पास एक और रिजल्ट होते हैं कि अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन is differentiable is differentiable at z naught, then it will be then it is continuous at z naught। तो ये continuous होगा z naught के ऊपर, पक्का। समझो इस चीज को भी, क्या कह रहा है ये, कि differentiability implies continuity, कि every differentiable function is a continuous function, but continuous function need not to be differentiable function। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, क्योंकि जो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, ये डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। तो इसका मतलब एफ डैश जेड नॉट किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय एच, किसके इक्वल होगा आपके पास, ठीक है। फर्दर ये लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, नहीं, ठीक है, इसे, ठीक है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसे एज इट इज रख लेते हैं, ये हमने डेफिनेशन अप्लाई की है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें चाहिए होता है कि एफ ऑफ जेड नॉट किसके इक्वल आ जाए, लिमिट जेड अप्रोचिंग टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड के इक्वल आ जाए, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो, इन दैट केस वी से कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। हमने क्या किया, ध्यान से समझना, फर्स्ट स्टेप डन, ये डेफिनेशन अप्लाई किया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, दिस वाज ऑल अबाउट डेफिनेशन। अब लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, हमने इसे लिखा। अगेन इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय एच इनटू एच, लिख सकते हैं ऐसे। लिमिट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या बना आपके पास, ये पूरा पार्ट बनेगा एफ डैश जेड नॉट इनटू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एच बनेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये जीरो आ गया, ये कितना आ गया, जीरो आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। देखो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ गई, दिस इंप्लाइज कि जो हमारे पास एफ ऑफ जेड है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नीड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, जबकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे पास हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। तो ये छोटा सा रिजल्ट था हमारे पास। फिर रूल्स वो सेम चलते हैं हमारे पास। काउंटर एग्जांपल हम बाद में करेंगे। काउंटर एग्जांपल ये है कि कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी,
ठीक है, बट डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। फिर हमारे पास जैसे सेम रूल्स हैं, जैसे डी बाई डी जेड है, अगर आपके पास एफ प्लस जी हो तो आप क्या करोगे, डी बाई डी जेड एफ प्लस डी बाई डी जेड जी करोगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस करोगे, अगर डी बाई डी जेड आ जाए आपके पास और एफ इंटू जी हो तो इसका क्या करोगे, इसमें एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश प्रोडक्ट रूल कहते हैं। सेम आपके पास ये कॉम्प्लेक्स में भी रन करेगा, क्वोशंट रूल डी बाई डी जेड, अगर आपके पास एफ अपॉन जी हो तो आप कैसे लिखोगे, एफ डैश जी माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वेयर, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी के वो हो गए, रूल्स हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास है, ध्यान से समझना है इसे आप, अभी प्रूफ करें ना करें पर पहले आपको ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझनी है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, ईदर हैज डेरिवेटिव जीरो, ईदर हैज डेरिवेटिव जीरो, ईदर हैज डेरिवेटिव जीरो, और its derivative does not exist, or its derivative does not exist, derivative does not exist, पूरा लिखना आप, डीएनई मत लिखना, does not exist। सबसे पहले इसे समझो, रियल वैल्यूड फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, जैसे सिर्फ एग्जांपल से समझो भी तो आप, एफ ऑफ जेड मैंने आपको बोला कि एक्स है, ठीक है, जैसे मान लो एफ ऑफ 2 + 3 आयोटा आ गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ 7 + 9 आयोटा, ये कहाँ पे चला गया, 7 पे चला गया। ये रियल वैल्यूज ही तो ले रहे हैं सारे के सारे, है ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, तो ये रियल वैल्यूज ले रहे हैं सारे, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो होगा या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम दोनों में से एक बात बोलेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद जैसे मान लो, वैसे इसका आंसर आएगा इट इज नोवेयर डिफरेंशिएबल, इसका डेरिवेटिव कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट्स डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। एक और एग्जांपल आपके पास आता है कि किसी जो z की आर्ग्यूमेंट निकाल लो आप, z की क्या निकाल लो, आर्ग्यूमेंट निकाल लो। आर्ग्यूमेंट क्या होती है, आर्ग्यूमेंट लाई करती है आपके पास -पाई से लेके पाई के बीच में, -पाई से लेके पाई के बीच में, तो ये भी रियल नंबर ही होते हैं, तो ये भी या तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा या डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो इसका भी डीएन आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली एफ ऑफ जेड इक्वल टू हमारे पास मॉड जेड का स्क्वायर है, मॉड जेड भी रियल नंबर है, मतलब ये क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो आएगा ये, तो इसका डेरिवेटिव भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ठीक है, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ये हमने करनी है ये सारी चीजें। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फंक्शन रियल वैल्यूड है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कैसा दिखेगा आपको, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिखेगा u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, यहाँ पे u फंक्शन ऑफ x और y होगा, v फंक्शन ऑफ x y होगा, जैसे एफ जेड मान लो मैंने लिखा x प्लस आयोटा y लिख दिया, ठीक है, या फिर मैंने लिखा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर लिख दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ले रहे हैं, है ना, पर हमारे ये तीन फंक्शंस स्पेशली एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, फिर हमारा मॉड जेड का स्क्वेयर, ये तीनों फंक्शंस हमारे पास, इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सिर्फ ओरिजिन पे करते हैं। फिर अगर मैं एक और बात करूं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू वाई ले लो आप, एफ ऑफ जेड इक्वल टू वाई, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे आपने मैप कर दिया फंक्शन, तो ये फंक्शन भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन ही है, ये फंक्शन भी रियल वैल्यूड है। जैसे एफ ऑफ 2 + 3 आयोटा का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, और एफ ऑफ 7 + 9 आयोटा का आंसर 9 आएगा। तो
ये सारे फंक्शंस इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप शॉर्टकट तरीके से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। पर जब हमने प्रॉपर प्रूफ करने होंगे तब हम इन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इनका डेरिवेटिव जीरो है या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास। होपफुली ये आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। सर्च करो, बुक्स में पढ़ो, शांति नारायण की बुक है आपके पास, ठीक है। आपकी अपनी जो भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो भी बुक आपको बोला गया है वो बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मोर ओवर गूगल का, इंटरनेट का यूज़ करो, ठीक है। पर इस रिजल्ट को एक इंट्यूटिव वे में समझो कि अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कोई फंक्शन है और वो सिर्फ आपको रियल वैल्यूज ही दे रहा है, अगर रियल वैल्यूज दे रहा है या तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो सामने मैंने क्वेश्चंस लिखी हैं आपके सामने, ये क्वेश्चंस बहुत बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें ये वाले रिजल्ट्स क्लियर नहीं होते। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।